हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे पुनः पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आगे के क्वेश्चन को। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 3.1 का तीसरे क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन कर लिया था। ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। चल क्या रहा था इसमें, ये क्या कह रहा था? कह रहा था भैया हमको बस इतना बता दो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए और इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन आपको पता है, बिल्कुल पता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब संगत, कंसिस्टेंट मतलब संगत, और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, यानी असंगत। और मतलब क्या होता है संगत? मतलब सिंपली क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट में देखेंगे तो कई सारे सोल्यूशन, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन प्रेजेंट, और यहाँ पे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं मतलब इनकंसिस्टेंट, और सोल्यूशन प्रेजेंट होगा तो कंसिस्टेंट। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब कैसे पता चलेगा? तो हमें दो मतलब पेयर में दिया रहेगा एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो हमें क्या करना है? इन दोनों जोड़ों का मतलब हमको क्या मिला होगा? हमें मिला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू मिला होगा 0, एक इक्वेशन, और दूसरा मिला होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन मिले होंगे। हमें क्या करना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये अगर बराबर नहीं होते, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास कितना सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन है। और अगर एक भी सोल्यूशन प्राप्त होता है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। यानी हमको देखना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद ये मिल जाता है तो मान लेंगे कि कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, उस इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन होगा। या अगर मिल जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिल जाए, तो इसका मतलब कई सारे सोल्यूशन होंगे, यानी मैनी सोल्यूशन, कई सारे सोल्यूशन नजर आएंगे, और कई सारे सोल्यूशन यहाँ पे होंगे तो भी ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो या तो तीनों बराबर ना हो या तो तीनों बराबर हो जाए, तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट यानी संगत होगा। और अगर ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो वो ये समझ लीजिएगा कि ये क्या हो गया? असंगत हो गया। क्लियर है बात? बस इतना ही करना है आपको, बस रेशियो निकालना है, चेक करना है। अगर आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों में से कोई आ रहा है तो संगत है, अगर ये वाला कंडीशन आ गया तो ये असंगत है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम तीसरे के तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, सिंपल देखेंगे तो हम तीसरे के तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास है क्वेश्चन 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है इसके पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। आपको पता है हमेशा किस में होगा? जोड़े में इक्वेशन होगा, यानी एक नया इक्वेशन दिया होगा। कितना इक्वेशन दिया होगा? 2। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में, और दूसरे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इधर देखोगे तो c1 इधर क्या है? LHS में, इधर c2 क्या है? LHS में है ना? जबकि यहाँ पे देखा जाए मतलब, और RHS क्या है? RHS 0 है ना, तो यहाँ पे RHS मेरा 0 नहीं है, RHS को 0 बनाऊंगा, यानी 7 को इधर बुला लूंगा, 14 को इधर बुला लूंगा, तो बन जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको बनाऊं तो बन जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और 7 को इधर बुला दिया, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस इधर हो गया 0, बन गया इसकी तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से 14 के बुला लो तो 9x माइनस 10y, और इधर आ जाएगा तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0, बन गया। अब ये ऊपर वाला पहला वाला हो गया और नीचे वाला दूसरा वाला हो गया। क्या यहाँ से a1 का मान मिल जाएगा? हाँ या ना? अगर देखा जाए तो यहाँ पे a1x है, x है ना, x के बल में क्या है? a1 है, यहाँ पे x के बल में क्या है? 3/2। तो क्या नजर आ रहा है कि a1 की वैल्यू क्या है? 3/2 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे y के बगल में क्या है? b1 है, जबकि यहाँ पे y के बगल में क्या है? ये रहा, यहाँ पे y के बगल में क्या है? 5/3, यानी b1 की वैल्यू मिल गई 5/3, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया? c1 प्लस में लिखा गया है, और यहाँ पे c1 किस में लिखा गया है? माइनस में। इसका मतलब c1 की वैल्यू क्या हो गई? -7। ठीक है,
फिर अब इस वाले को देखो, ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे x है, x के बगल में क्या 9 है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x के बगल में क्या है a2 है, इसका मतलब a2 के जगह पे ही तो 9 लिखा गया है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे y है और यहाँ भी y है, यहाँ पे y के बगल में प्लस b2 लिखा है, जबकि यहाँ पे y के बगल में क्या लिखा है -10, इसका मतलब b2 की वैल्यू क्या हो गई -10। उसी तरीके से अगर मैं c2 की बात करूँ तो c2 क्या है मेरा -14 है। मिल गया, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सब मिल गया। अब क्या करना है, बस हमको तुलना करना है, तो तुलना करूंगा किसका, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का। तो a1 की वैल्यू रखूंगा तो कितना होगा 3/2 होगा, और a2 की वैल्यू कितनी हो गई 9। b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू कितनी है -10। फिर c1 की वैल्यू कितनी है -7 और c2 की वैल्यू कितनी है -14। रख दिया। हमने ये सीखा हुआ है कि देखो यहाँ भी 3 आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है 3, यहाँ भी 3 लोग हो गए, यहाँ 2 लोग हो गए, तो ये प्रॉपर है, मतलब ये तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे 3 लोग हैं और 3 लोगों में ये एक फ्रैक्शन है उसके नीचे 9 आया है। देखो a1 एक फ्रैक्शन है उसके नीचे आया है। हम लोगों ने ये सीखा हुआ है a अपॉन b अपॉन c अगर केस बन रहा है, अगर मान लीजिए हाई दोनों एक साथ हैं, यानी ये एक फ्रैक्शन था उसके नीचे c आया है, तो ये जो c होगा वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, वो आएगा डेनोमिनेटर में। तब वो कहाँ चला जाता है, डेनोमिनेटर में। लेकिन अगर ऐसा हो कि a अपॉन b अपॉन c हो और ये लोग अपने मतलब ये फ्रैक्शन हो, ऊपर वाला फ्रैक्शन में नहीं था, तब c कहाँ चला जाता है, ऊपर। केस समझना है, अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन में हो और नीचे तीसरा ना, मतलब शुरुआत के दो या ऊपर के दो आपस में फ्रैक्शन हो और नीचे वाला तीसरा वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तब वो बनेगा डेनोमिनेटर। लेकिन अगर लास्ट के दो यानी अंतिम दो फ्रैक्शन में हैं, तब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये c कहाँ पे जाएगा, b पे, यानी ये 9 कहाँ पे जाएगा, 2 के पास। वैसे ये -10 कहाँ पे जाएगा, 3 के पास। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर ऐसे होता कि मेरे पास ऐसे होता कि a1 9 होता, मेरा a1 9 होता और a2 मेरा क्या हो जाता 3/2 होता, तब तो a1 यहाँ पे 9 लिखता, a2 लिखता 3/2, तो ये 2 कहाँ चला जाता, ऊपर। समझ में आ रहा है ना, कि अगर नीचे वाला फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, ठीक, और अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन है तो तीसरे नंबर का चला जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर बात, बिल्कुल। चलिए देखते हैं हम लोग। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3/2 गुणे 9 हो जाएगा, मतलब ये 9 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। वैसे ये 5 ऐसे रहेगा और ये 3 गुणे -10 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 7/14, 7/14, और 7 एक कम 7, 7 दूना 14, यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 3 9 हो गया, 3 3 9। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3 2 जा 6, यहाँ पे होगा 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2, यानी 1 कितना हो गया -6, और यहाँ पे कितना हो गया 1/2। क्या ये तीनों बराबर हैं, एक बार इक्वेशन देख लिया जाए, सही लिखा गया था सब ना, हाँ सब कुछ सही लिखा गया था। 9x - 10y, तो b2 की वैल्यू -10 ही होगी, बाकी सब तो सही ही था। तो यानी ये तीनों के तीनों आपस में क्या बराबर हैं, नहीं बराबर है, तीनों के तीनों बराबर नहीं है। और अगर तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अभी जस्ट सिखाया हूँ, या तो तीनों के तीनों बराबर नहीं हो या तो तीनों के तीनों बराबर हो, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ तीनों के तीनों बराबर नहीं है, इस कारण ये कैसा होगा, संगत होगा, यानी कंसिस्टेंट है ये। आई बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर है। तीनों के तीनों बराबर है तो भी कंसिस्टेंट, तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो भी कंसिस्टेंट होगा। क्लियर, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम आगे बात करें तो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, देखिएगा, तीसरे का अब हम लोग चौथा देखेंगे। तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का ही चौथा क्वेश्चन देखिए। 5x - 3y = 11, और फिर है मेरे पास -10x + 6y = -22। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो a1 की वैल्यू कितनी है,
A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 5, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है, देखो इधर है, इधर लेके आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -11। ठीक है, वैसे यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू है -10, B1 की वैल्यू है B2 की वैल्यू है +6 और इसको इधर लेके आऊँगा तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी C2 की वैल्यू कितनी है 22। ठीक है, चलो अब देख लो, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू -10, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -11, C2 की वैल्यू 22। चलो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/-2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो क्या आ गया -1/2 आ गया। ये माइनस यहाँ पे तो हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं तीनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, इन तीनों का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। और अगर तीनों का रेशियो बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट यानी संगत है। इसका मतलब इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इन दोनों इक्वेशन के पास कैसे सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे हल होंगे इसके, यानी एक्स वाई के कई सारे ऐसे मान होंगे जिन पे LHS हमारा RHS के बराबर होगा, यानी ये जो दिया गया इक्वेशन है वो कैसा है, संगत है, यानी कंसिस्टेंट है, यानी गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना, आया ना, क्लियर है। आई थिंक ये वाला पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल। फिर से हम लोग इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट 5वां देखेंगे, एकदम ऐसे ही करना है जल्दी से जल्दी। अब हमको A1 A2 B1 B2 निकालने में इतना समय नहीं लेना है। चलिए देखिएगा, तीसरे का पांचवा है 4/3x + 2y = 8, फिर है 2x + 3y = 12। यहाँ पे A1 की वैल्यू है मेरे पास 4/3, B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है 8, को इधर कर दो तो -8, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 3 और C2 की वैल्यू है -12। तो क्या करूंगा मैं, A1/A2 कर दूंगा, फिर B1/B2 कर दूंगा, फिर C1/C2 कर दूंगा। A1 की वैल्यू कितनी है 4/3 है, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट निकाला हूँ 3। फिर यहाँ पे देखोगे तो C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू कितनी आई है -12। देखो मैं इसको इधर करूंगा तो -8 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक। चलो देख लेते हैं हम, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला फ्रैक्शन था इसलिए इसका वाला क्या होगा, तीसरे नंबर का यहाँ पे चला आएगा, यानी 4/3 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और देखो माइनस से माइनस कैंसिल और इसको काटो तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यानी 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 4 से कट जाएगा, यहाँ से देखो 2 से कटेगा, 2 × 2 2 दूना 4, तो क्या आ गया 2/3 यहाँ भी आ गया, 2/3 यहाँ भी आ गया, 2/3 आ गया यहाँ पे, इन सब क्या हो गया बराबर, और सब बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, कंसिस्टेंट यानी संगत हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने हल होंगे, कई सारे हल होंगे, कई सारे हल होंगे। ठीक है, आंसर। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीसरे का आप लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, यानी तीसरे का आप लोगों ने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। अब चौथा हमारे पास आ रहा है, चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा लिखा हुआ है which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। चलिए इसको मैं मिटा के चौथा कर रहा हूँ। अब चौथे वाले क्वेश्चन ने कहा है कि आपको कई सारे यहाँ पे इक्वेशन दिए जा रहे हैं, आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन यानी पेयर जो है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो आप उसका सोल्यूशन निकालो ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं चौथा वाला है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, तो हम इनका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालेंगे। अगर सब बराबर हो गया तो कई सारे सोल्यूशन, यानी तभी भी कंसिस्टेंट, और अगर कोई बराबर नहीं है तो भी कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। और उस कंडीशन में कितने सोल्यूशन निकलेंगे, एक। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं, चेक करें। चलिए A1 की वैल्यू x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, B1 की वैल्यू y के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और C1 की वैल्यू RHS में 5 लिखा है, इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा -5 होगा कि नहीं होगा,
इसका मतलब C1 की वैल्यू आ जाएगी -5। उसी तरीके से A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू क्या आ गई -10। चलो A1/A2 निकालो। A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1/B2, मतलब निकालना है हमको C1/C2। अगर मैं करूँ तो A1 की वैल्यू कितनी है 1 है और A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू कितनी है 2, C1 की वैल्यू -5 है, अब C2 की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी सब बराबर आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है। और कैसा कंसिस्टेंट है ये, एक सोल्यूशन देगा कि कई सारे, मैनी सोल्यूशन वाला है, क्योंकि सब के सब बराबर हो गया ना, सब बराबर तो कई सारे सोल्यूशन, कोई बराबर नहीं तो एक सोल्यूशन, यानी मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। अब मैनी सोल्यूशन मिलेंगे तो अब इन सभी सोल्यूशन को हमको कैसे निकालना है, ग्राफ से। कैसे, ग्राफ से। तो ग्राफ बनाने आता ही हमको, हम लोगों ने सीखा ही हुआ है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, चलो बुला लो पहले इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। हम लोग y को मतलब एक डिपेंडेबल और एक इंडिपेंडेबल, तो y को अकेले छोड़ देते हैं, x को उधर भेज देते हैं, तो 5 माइनस एक्स हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया। चलो अब टेबल जनरेट करें, हो गया ना, LHS में एक अकेले हो गया, उधर चला गया। अब टेबल बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, पहले 4 ठो कॉलम बना लो। x की वैल्यू क्या पुट करूँगा 0, तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1, तो 5 में से 1 जाएगा 4 ही तो बचेगा, है ना। फिर -1 पुट कर दो, तो x की वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो माइनस x की जगह पे मैंने -1 डाल दिया, तो ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 1 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और अगर मैंने -2 डाल दिया तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 5 2 7। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग किसका बनाएंगे, इसी तरीके से इक्वेशन का भी टेबल बना लेते हैं। इस इक्वेशन का भी टेबल बनाते हैं, तो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है ना। देखना हमको इस वाले पोर्शन को अकेले करना है, 2x को उधर कर दो, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2x हो जाएगा, 2x प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। y की वैल्यू निकालनी है तो 10 माइनस 2x अपॉन 2 होगा, है ना। अच्छा एक चीज़ और देख लो यहीं से, y इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ भाई, 10 के पास भी 2 है, x के पास भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस एक्स बाई पूरे नीचे 2, 2 से 2 खत्म। y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस एक्स, क्या सेम नहीं है, यही वाला तो है ना। तो इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यानी टेबल बनाऊँ तो यही तो बनेगा, 1 2 3 1 2 3 4, तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू -2 पुट किया तो 7। होगा कि नहीं होगा, क्या सेम सेम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और सेम सेम मिलने का मतलब मैंने ये सिखा दिया है कि ऐसे कंडीशन में अगर तीनों के तीनों इक्वेशन बराबर, मतलब तीनों के तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरे वाले इक्वेशन की भी रेखा लाई करती है, हाँ या ना। और अगर तीनों बराबर नहीं है तब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब पैरेलल होंगे, समांतर होंगे और कहीं जाके नहीं मिलेंगे, यानी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। क्या ग्राफिकली सॉल्व करना आपको आता है कि नहीं आता है, कर लेंगे आराम से। चलिए प्लॉट कर देते हैं, आपकी इच्छा। पहले मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल। तो समझ में आ गया ना, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, चौथे वाले में सबसे पहले ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट मिल जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको, उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में हमको उसका ग्राफ बना के उसका सोल्यूशन देना है। क्लियर है बात, ठीक। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अब मैं चाहूं तो ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, बिल्कुल। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकेंगे, मार्कर एक भी नहीं चल रहा है। ये रहा ऐसे, यहाँ पे ये x हो गया, सर ये y हो गया, ये क्या हो गया x हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो हमने टेबल जो बनाया था कुछ यही था, टेबल हम लोग अगर देखें तो कुछ ये था, ये x ये y, 2 1 2 3 4। यहाँ पे 0 डाला था तो y की वैल्यू 5 आई थी, x की वैल्यू 1 डाला था तो y की वैल्यू 4 आई थी। ठीक है,
फिर x की वैल्यू अगर मैं -1 डालूंगा तो y की वैल्यू आई थी 6 और x की वैल्यू -2 डाला तो 7 आई। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो x की वैल्यू 0, चलो पहले प्लॉट तो करो। ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। ऐसे इधर भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। चलो पुट करो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 +5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1, ये रहा x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे लाइन प्लॉट हो जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर x की वैल्यू -1, ये रहा -1 और y की वैल्यू तब कितनी 6, तो यहाँ पे आएगा लाइन, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे आएगा लाइन। हो गया, तो 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, चारों को मिला दो, ऐसे ही तो लाइन जाएगी, आया ना। ये किस इक्वेशन की लाइन है, x + y = 5 की, और यही सेम लाइन किसकी होगी 2x + 2y = 10 की। यानी दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। तो ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन हैं, ये कहाँ के हैं, तो उसी चौथे वाले में से है। तो चौथे के 3 क्वेश्चन बाकी जो 3 बचे हुए क्वेश्चन है वो ऐसे ही है। क्या करना है, फर्स्ट चेक करना है, चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट मिलता है, देखिए अगर चेक करेंगे, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, सिंपल। और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो खत्म, कुछ करना ही नहीं आगे। बस लिख दे रहा है कि इनकंसिस्टेंट है, आगे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट नजर आ गया, संगत नजर आ गया, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाइएगा और उसके ऊपर सभी पॉइंट्स को प्लॉट करके कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, इतना करना है, आप करके आ जाएंगे बिल्कुल। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के अंदर अगर मेरे द्वारा कोई मिस्टेक की गई है तो उसे भी बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।